हेलो हेलो। गुड इवनिंग। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे हम हिमांशु कुमार आपके साथ लाइव हैं। आज इन्फॉर्मेशन या सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी का जो एक बैच है वो लॉन्च किया गया है। और हाँ, राधा गुड इवनिंग, सचिन गुड इवनिंग सभी को। तो ये एनसीईआरटी का एक बैच लॉन्च किया गया है, जो बैच जो 18 तारीख से एक्चुअली में चलेगा। और इसमें मुझे एक्चुअली में पॉलिटी को पढ़ाना है। 10 बजे से ये बैच ऑफलाइन रहेगा, भिखना पहाड़ी सेंटर पे। ऑनलाइन मोड में भी चलेगा, दोनों मोड में अवेलेबल है। और बिल्कुल बहुत बढ़िया सचिन, बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो है एनसीईआरटी का जो ये बैच है, इसमें कन्फ्यूजन इस बात की रही होगी, सभी लोगों के मन में रही होगी। क्लास तो सब लोग कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। एक्चुअली में इसमें मिलेगा हमें क्या, है ना? किस तरह से पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी को, इससे हमें हासिल क्या हो पाएगा, क्या एग्जाम में कुछ मिल पाएगा, कितना लाभ हो पाएगा, या कैसे क्या हो सकता है। इन सारी उलझन को समाप्त करने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि एक क्लास हम जो है लोगों के बीच देना चाहते हैं, एक डेमो क्लास के रूप में, ताकि इसमें पता चल जाए, बच्चों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए इस बात को लेकर कि एक्चुअली में इस एनसीईआरटी में अगर हम पढ़ेंगे, अगर एडमिशन लेंगे, तो एक्चुअली में मिलेगा इससे क्या हमें, है ना, क्या हासिल होगा। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी सबके पास होती है, पढ़ते सब लोग हैं। समस्या खड़ी मात्र इतनी सी बात को लेकर होती है कि हमने क्या पढ़ा यही पता नहीं चलता है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, उस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी से ही संबंधित था, आपने पढ़ा भी था, आंसर तक आप नहीं पहुंच पाए, तो कहाँ समस्या रह गई। शिकायत सबकी एक है, एनसीईआरटी पढ़ते तो हैं, समझ में नहीं आता है। तो निश्चित रूप से उसी शिकायत को दूर करना है, एनसीईआरटी को समझाना ये मेरा काम है। कहाँ से क्वेश्चन निकलने की संभावना है या पूछा गया है, ये हमारा काम होगा। आपको बस एक काम करना है। क्या करना है? मैं जो चैप्टर को पढ़ाऊंगा, उस चैप्टर को आपको फिर एक बार घर पे जाके रिपीट कर लेना है। जहां से क्वेश्चन निकला है, क्वेश्चन तो मैं बोर्ड पे आपको बता ही दूंगा अधिकांश कि यहाँ से निकलने वाला है, वो तो आप नोट कर ही लेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास में है, ऑनलाइन में है, तो भी नोट कर लेंगे, है ना? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हमने सोचा कि ये क्लास क्लियरली थोड़ा सा दे दिया जाए, कर दिया जाए, ताकि पता चले बच्चों को कि एक्चुअली में हमें हासिल इस बैच से होने वाला क्या है ना? इसमें एक पॉइंट और बता दूं कि 2 दिन का ऑफर भी इसमें है, 15 अगस्त आज और 16 अगस्त कल तक का। उसके बाद जो है, जो नॉर्मल फीस इसकी है, उसके आधार पे ये बैच जो है चलेगा, इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। तो ऑफर का लाभ भी उठाया जा सकता है। अब कैसे पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, हम लोग इस मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे शुरू करते हैं अब इसको। तो शुरुआत में सबसे पहले जो पहला चैप्टर है, इसी को थोड़ा सा मैं इंट्रो के तौर पे बताना चाहता हूँ। जो पहला हमारा टॉपिक है, ठीक ना, ये टॉपिक है विविधता की समझ। कुल मिला जुला के 6th क्लास का ये आपका एनसीईआरटी है। यहाँ एक बात और बता दूं मैं, 6th से लेकर 10th क्लास की जो एनसीईआरटी होगी, उसका जो पॉलिटी का सेक्शन होगा, ये एक्चुअली में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। केवल पॉलिटी यानी राज व्यवस्था का। ये निश्चित तौर पे 6th 7th तक तो थोड़ा छोटा छोटा पार्ट चलता है। 8th 9th 10th जाके काफ़ी विशाल हो जाता है। तो 9th 10th पर हम लोगों को अधिक फोकस भी करना है। एग्जाम बहुत कम समय में होने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही। तो उतने समय में हम इतना कुछ ले लें एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन 6 to 8 और 9 10th में लगभग 50% के लगभग जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, वो बिल्कुल न गलत हो, न छूटे, ऐसा न शिकायत हो समझ में नहीं आया, है ना? और इसके अलावे ये तो 6 to 8 9 10th की बात हो गई, 6 to 8 और 9 10th की बात हो गई। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि पीआरटी वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बैच है, इस कंडीशन में कि पीआरटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्ट बेस आते हैं। और फैक्ट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली कहाँ से होते हैं? वो अगर एनसीईआरटी से हैं, तो किसी और जगह से पढ़कर उस फैक्ट का आंसर नहीं दिया जाएगा, वो एनसीईआरटी से ही मिल सकता है। ठीक, यही बस पॉइंट है। तो इसलिए ये जो है सबके लिए एक तरह से बैच उतना ही उपयोगी है। 6 to 8 9 10th वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा है और पीआरटी वालों के लिए थोड़ा कम है, लेकिन उपयोगी सबके लिए है ना? तो इस तरह से, हाँ, पॉलिटी का वर्ड समझ में नहीं आता सचिन, इसी वर्ड को समझाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ध्यान रखने वाली बात यह है, ठीक है? तो इसी को आगे हम लोग लेकर चलेंगे।
तो समझ में बात आ गई होगी कि बैच सबके लिए है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। दो क्वेश्चन भी अगर इस बैच से पढ़ने के बाद आपका निकला तो दो क्वेश्चन सही अगर हुआ तो समझ लीजिए कि कंपटीशन में आप बने हुए हैं, और यही 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो कंपटीशन से आप निकल भी सकते हैं। ये भी बात होती है। सबकी तैयारी पूरी है, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है। जो बचा खुचा एक एनसीईआरटी का रह गया था वो भी यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक है पहला हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है उसमें होती है विविधता की समझ। कहने का मतलब यह है कि विविधता पर फोकस करते हुए ये चैप्टर एनसीईआरटी का आगे चलता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो पढ़ते समय ध्यान ये रखना है कि पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ के और तब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। समय तो कम है हमारे पास, तो हम एक और तरीका अपना सकते हो। तरीका क्या हो सकता है कि मैं ही पहले पढ़ के बेहतर तरीके से घर से आऊं, जो मैं पढ़ता ही हूं, और उसके बाद मैं उसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको बताऊं आपको, और कहाँ से क्वेश्चन निकलता है क्वेश्चन को बना के रख दूं आपके सामने। तो इससे क्या हो जाएगा कि समय भी बच जाएगा, सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे निकल कर, और क्वेश्चन कहाँ से निकला ये भी आपको पता चल जाएगा। तो तरीका और टेक्निक हमारा यही होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, तो कैसे करेंगे जरा देखिए इसको। ये जो चैप्टर है चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 के केंद्र बिंदु में है क्या, एक्चुअली में क्या इस ये बताना चाहता है चैप्टर। हेडिंग में तो विविधता की समझ है, लेकिन ध्यान रखना है कि केवल विविधता को आप तब तक नहीं समझेंगे जबकि इसका कोई अपोजिट वर्ड भी आपके सामने नहीं होगा। तो इस बुक में 2 चीजों को समझाया गया है। जोर जिस पर ज्यादा है उसका यहां पर हेडलाइन बना दिया, जिस पर जोर कम है उसको हेडलाइन में नहीं रखा, लेकिन बात 2 है। क्या है? तो फोकस यहां किया गया है 2 चीजों पर। एक फोकस जो है ये है विविधता, विविधता पर फोकस किया गया है। और दूसरा वर्ड जो इस पूरे चैप्टर के केंद्र में है, जिसके इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही है, वो होता है असमानता। असमानता, असमानता, 2 चीजों पर फोकस की गई है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये दोनों चीजों को हम, विविधता और असमानता को, एक नजर में अगर देखें तो इस बुक में एक वर्ड यूज किया गया है जिसको कहा जाता है विभिन्नता। क्या कहा जाता है? विभिन्नता, है ना, या भिन्नता। विभिन्नता या भिन्नता का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि क्या कुछ अलग है एक दूसरे से। हम समाज में लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार से रहते हैं, अलग अलग प्रकार का हमारा सोचना, विचारना, चलना फिरना, खाना, सब कुछ अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो उस तरीका को ही विभिन्नता कहते हैं। और इस विभिन्नता के 2 पहलू हैं, एक विविधता है, एक असमानता है। पूरा जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ में सारा का सारा खेल विविधता और असमानता पर है। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की खासियत क्या होती है कि ये चूंकि 6th क्लास की बुक है तो इसमें बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो उनको, आप लोग तो मैच्योर हैं, आपको तो केवल क्वेश्चन निकाल कर देना है। उन बच्चों के लिए क्या करना है हमें कि बुक ऐसा लिखा गया है कि बड़े सिंपल तरीके से कहानी बना के, स्टोरी बना के, और तब जो है लोगों के, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, पूरे चैप्टर की। और वो कहानी है, जो स्टोरी है, वो स्टोरी है, कहानी है 2 समीर की। 2 समीर की कहानी है। और बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी को इतने बेहतर तरीके से बताया गया है। 2 लड़के की कहानी, 2 लड़के के बीच की चर्चा, 2 लड़के के बीच का संबंध, जिसका नाम समीर समीर ही है, इसीलिए हमने 2 समीर लिखे हैं। और इन दोनों समीर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए एनसीईआरटी हमें यह समझा देता है कि असमानता और विविधता में क्या अंतर होता है। तो पूरे चैप्टर का सार यही निकला कि एक कहानी से, 2 समीर नाम की एक कहानी से इस चैप्टर की शुरुआत हुई। और शुरुआत होने के बाद हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे, हमने जो कुछ भी सीखा वो था विविधता और असमानता। इन 2 चीजों को हमने सीखा। कहानी जब आगे बढ़ती है तब ये पता चलता है कि विविधता का जो आधार है, यानी विविधता का आधार किस किस चीज को हम विविधता कहेंगे, तो उसमें होता है खान पान, खान पान, है ना,
ये हुआ विविधता का खान पान। खान पान के बाद होता है पहनावा, जो वस्त्र हम लोग पहनते हैं उसका, है ना। ये होता है उसके बाद धर्म, धर्म, ठीक है। और होता है भाषा। एक बात यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो हम 6th क्लास वाला पढ़ रहे हैं, है ना, 6th क्लास वाला, इसमें विविधता के आधार 4 ही बताए गए हैं, खान पान, पहनावा, धर्म और भाषा। आपको एक अतिरिक्त विविधता के बारे में भी जानना है, यानी विविधता का एक और आधार होता है और वो होता है प्रजाति। क्या होता है, इसको मैं थोड़ा देता हूँ ताकि आपको प्रजाति, ये एक्चुअली में 6th से हम लोग जब 8th क्लास तक पहुंचेंगे तब वहां पर ये वाला आएगा। ये सभी विविधता के आधार होते हैं, ठीक। और जब बात आती है असमानता की, असमानता, तो असमानता को अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल है असमानता में अमीरी, गरीबी, जाति आदि। ये सभी जो हैं ये एक्चुअली में असमानता के पहलू होते हैं, ठीक। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विविधता और असमानता में अंतर क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये जो विविधता होती है, ये जो डाइवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, ये जो विविधता होती है, ये एक्चुअली में एक धनात्मक कंसेप्ट होती है। एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात बता रहा हूं मैं, ये एक धनात्मक कंसेप्ट। किसी भी देश के अंदर अगर विविधता है तो सामान्य अर्थों में अगर देखा जाए तो धनात्मक होगी, लेकिन धनात्मक होगी किस अर्थ में, सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ में वो धनात्मक है। लेकिन इसी विविधता का प्रयोग अगर गलत तरीके से किया जाए, राजनीतिक माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो ये विविधता धनात्मक से ऋणात्मक भी बन सकती है। धनात्मक से क्या बन जाएगी विविधता, ऋणात्मक भी बन सकती है ना। कब, जब इसका विशेष प्रयोग किया जाए, विशेष प्रयोग किया जाए। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन अगर आएगा कि सामान्य अर्थों में विविधता क्या, तो धनात्मक, लेकिन विशेष अर्थों में अगर उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाए, भाषा विविधता का रूप है, लेकिन भाषा के आधार पर अगर राजनीतिक दल लड़ाना चाहे लोगों को, ये भाषा अच्छी इसका यूज करो, ये भाषा बेकार इसका यूज नहीं करो, उस समय तो विविधता नुकसान दे देगी। तो कैसे प्रयोग विविधता का होता है, विविधता के आधार का प्रयोग कैसे होता है, उसके आधार पे वो ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन यहां से निकले, क्वेश्चन बताऊंगा मैं क्या निकलेगा, ठीक है, क्या क्वेश्चन निकल सकता है। तो जो हमने कहानी पढ़ी, ये इस कहानी को पढ़ने से हमारे पास एक टॉपिक निकला, विविधता, विविधता का आधार निकल गया। ये विविधता का आधार धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अब जरा आते हैं असमानता पे। असमानता जो है वो हमेशा ऋणात्मक ही होता है, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, नेगेटिव ही होता है, कभी वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी देश में असमानता है, इसका स्पष्ट मतलब यह है कि सरकार के लिए चिंता की विषय है कि कैसे उस असमानता को खत्म करना है। क्यों, क्योंकि ये असमानता जो होती है ना, ये असमानता, ये समाज में गहरी खाई उत्पन्न करती है। जिस लाइन को मैं लिख रहा हूं, ये लाइन आपके एग्जाम का क्वेश्चन का ऑप्शन बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे फालतू बात में नहीं लिख रहा हूं। असमानता क्या, समाज में गहरी खाई उत्पन्न करती है, और समाज में जब गहरी खाई उत्पन्न होगी असमानता से, तो उसका रूप क्या निकल के आएगा, उसका रूप निकलकर कुछ इस तरह से आएगा कि जो समाज का संतुलन जो है, संतुलन है ना, संतुलन, समाज का संतुलन जो है ये क्या हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये सही नहीं रहेगा। किसका, समाज का संतुलन, है ना, समझ में आई बात, समाज का संतुलन। आंतरिक जो सुरक्षा है वो खतरे में पड़ेगी देश की, तो इसलिए ये असमानता नेगेटिव रूप से सामने आएगी, है ना, ऋणात्मक। अब अमीरी गरीबी समाज में गहरी खाई पैदा करती है। जो गरीब होते हैं वो हमेशा अमीर को शक की निगाह से देखते हैं, अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों को तुच्छ समझते हैं। तो खाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और ये खाई अगर बढ़ेगी तो ये एक टाइम पर दोनों के बीच संघर्ष का कारण बनेगी।
असमानता नेगेटिव हो गई, क्योंकि असमानता संघर्ष का कारण हो गई। उसी प्रकार से जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो हमारे देश में थी, ये कैसी व्यवस्था होती है? ये बंद व्यवस्था होती है। तो बंद व्यवस्था वाली जो ये जाति व्यवस्था है, ये हमेशा तो नहीं, अधिकांश दृष्टिकोण में देखें अगर, अधिकांश समय में ये नेगेटिव ही रोल प्ले करती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया, उस जाति से संबंधित काम को करेगा। अब क्या मतलब इसका हुआ? इसका मतलब प्रतिभा रुक गई। अगर वो किसी दूसरे काम को करना चाहता है, नहीं करेगा। एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ से भी बना के पूछे जा सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि असमानता नेगेटिव, जबकि विविधता पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अधिकांश टाइम पर तो पॉजिटिव ही, कुछ टाइम पर नेगेटिव हो सकती है। अगर इसका विशेष प्रयोग किया जाए गलत अर्थों में, तब ऐसा हो सकता है। आधार क्या हो गया? इतना। असमानता का आधार ये हो गया। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा पॉइंट मैंने बताया, इसको एनसीईआरटी के बुक में दोस्त समीर की कहानी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। मैंने भी आपको एक कहानी के रूप में बताया। अब उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि एनसीईआरटी में कहाँ ये बात लिखा हुआ है कि विविधता का आधार खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, प्रजाति, प्रजाति तो नहीं अभी, ये तो रेड में कर दिया है मैंने, ये सारी चीजें होती है। तो आइए जरा देखें आगे। ये सब तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में है, जिसको हमें जानने पाने की समस्या नहीं है, पर एक बात बल्कि ध्यान रखना है, ठीक? धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार, अगर भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के अलग अलग हैं, तो इसी को विभिन्नता कहते हैं, इसी को भिन्नता कहते हैं। लेकिन ये वाली भिन्नता जो है, यही क्या है? ये वाली भिन्नता जो है, ये विविधता है, डाइवर्सिटी। एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, खान पान, भाषा, त्योहार, ये सभी भिन्न भिन्न। समझे मेरी बात को? अच्छा, एक बात और, आगे चलेंगे इसको और बताएंगे, ठीक? ये हो गया। और इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में क्या होती है? विविधता। स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि विविधता किन कारण से होती है। तो विविधता के आधार वही है जो मैंने लिखा था। क्या? धर्म हो गया, रहने सहने का तरीका, खान पान, भाषा, त्योहार, ये सभी एक्चुअली में किसके आधार? ये सभी विविधता के आधार होते हैं, विविधता के आधार होते हैं। अब यहां से आगे मैं चलूंगा, उसके पहले एक क्वेश्चन में निकालता हूं, जरा क्वेश्चन देखिए। ऐसे ही पढ़ाई होगी, ध्यान रखना है इस बात को। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरीके की क्लास में पढ़ाई करवाई जाएगी, ठीक? अब जरा देखते हैं। ओके, अब जरा देखिए इसमें से क्या पॉइंट्स है। पॉइंट्स ये है, क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनो, सही कथन को चुने, है ना? ये कह रहा है। अब सही में से क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन यहां से निकलकर ये आता है कि विविधता, विविधता देश के लिए हमेशा सकारात्मक अवधारणा होती है, अवधारणा होती है, ठीक? पहला पॉइंट ये है। एक पॉइंट ये, तो विविधता देश के लिए हमेशा सकारात्मक अवधारणा होती है, एक सेंटेंस है। दूसरा, विविधता, विविधता के कई रूप होते हैं, विविधता के कई रूप होते हैं। तीसरा पॉइंट ये, विविधता स्वतंत्रता को जन्म देती है। और चौथा कि ये सभी या इनमें से कोई नहीं, है ना? ऐसे करके ऑप्शन है, मान लेते हैं ये। तो अब यहाँ पे देखिए जरा पॉइंट्स को कि सही चुनना है। विविधता देश के लिए हमेशा सकारात्मक अवधारणा होती है, इस वर्ड पे ध्यान देना है। हमेशा कभी होता है ऐसा? हमने भी बताया था। क्या बताया था? अभी हमने बताया था कि विविधता सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है ना? उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए हमेशा तो सकारात्मक नहीं हो सकती है,
कभी वो नकारात्मक नेगेटिव भी हो सकती है, तो वो लाइन को हमें स्केप करना है। ये तो गलत हो गया, सही तो हुआ नहीं। विविधता के कई रूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या डाउट है, विविधता के कई रूप तो होते ही हैं। कौन कौन से रूप होते हैं भाई? तो ये आपके धर्म हो गए, रहन सहन हो गए, खान पान हो गया, भाषा, त्योहार, अलग अलग रूप तो है सारे, ये सभी विविधता के ही रूप हैं। ये बात बिल्कुल सही है। विविधता स्वतंत्रता को जन्म दे सकती है, क्या ये सही पॉइंट है? विविधता स्वतंत्रता को जन्म देती है। विविधता का मतलब ये होता है कि अपने अपने कार्यों को हम करने के लिए अपना तरीका अपना सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती है ना? तो इस तरह से ये स्वतंत्रता से भी संबंधित होती है। विविधता है तो स्वतंत्रता है। अगर विविधता नहीं है तो मानकर चलिए कि अगर कहीं किसी देश में विविधता नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही तरीके से काम करना पड़ेगा, एक ही तरीके का धर्म का पालन करना पड़ेगा, एक ही तरीके से उसके पहनावे होंगे, खान पान होगा, जबरदस्ती उसके साथ किया जाएगा, तो क्या ये स्वतंत्रता होगी? नहीं होगी। इसीलिए हम एक नजर में विविधता को स्वतंत्रता के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए क्या है? सही। तो आंसर आपके पास क्या निकला? ये निकला। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हुआ। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे क्लास हो रही है वैसे ही क्लास होगी वहां भी, जो क्लासेस शुरू होगी 18 तारीख से वो भी ऐसे ही होगी, है ना? तो अब इसमें से एक पॉइंट और, ये तो पॉइंट हो गया कि विविधता जो है इन्हीं सब कारणों से होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन यहां पर एक जो सवाल उठाया है उस सवाल पर भी ध्यान देना है। क्या भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? एक क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग लेंगे कि विविधता एक्चुअली में कैसे आती है, लेकिन उससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? पहले मैं इस बात को समझा चुका हूं। क्या समझाया था अभी? जरा इसको ध्यान से देखिए। ये जो मैंने समझाया था अभी कि विभिन्नताएं जो होती है ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है, विविधता होती है और असमानता होती है, दो प्रकार की होती है। और यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता की भाग होती है? नहीं, कुछ असमानता की भी भाग होती है। आगे इसी की चर्चा एनसीईआरटी का बुक करता है। तो की पॉइंट आपके पास यहाँ 3 ही निकल रहा है। ठीक है, एक तो विविधता का आधार क्या, दूसरा भारत इतना विविध है क्यों, जो आगे हम पढ़ेंगे, और सभी तरह की भिन्नताएं विविधता नहीं हो सकती है। भिन्नताएं विविधता है लेकिन सभी तरह की भिन्नताएं विविधता नहीं है, क्योंकि कुछ भिन्नताएं असमानता भी दिखाती है, जैसे अमीरी, गरीबी, है ना, जाति, ये सभी असमानता के लक्षण होते हैं। ठीक, आगे चला जाए। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में मैं क्वेश्चन देता हूं, जरा क्वेश्चन का आंसर देखना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन एक विविधता का आधार नहीं है? विविधता का आधार नहीं है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या आप आंसर देंगे इसका? 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 धर्म हो गया, ऑप्शन नंबर 2 धर्म के साथ दूसरा भाषा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 जाति हो गया, ऑप्शन नंबर 4 प्रजाति हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर 5 में मोर देन 1, इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं? इसमें से पूछ रहा है कौन एक विविधता का आधार नहीं है, ये पूछ रहा है। तो आपको पूरा की पॉइंट याद रखना पड़ेगा, बुक वाला, है ना, जो कहता है विभिन्नता को। यहां पर देखिए, धर्म है, रहन सहन है, खान पान है, भाषा है, त्योहार है, ये सभी विविधता के आधार हैं। इस विविधता के आधार में, और जो पहले मैंने समझाया, जरा इसको देखिए, जो पहले मैंने समझाया इसमें विविधता का सब आधार समझा दिया है और असमानता का भी समझा दिया। जाति असमानता का आधार होती है, विविधता का नहीं होती है। जरा क्वेश्चन पे चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सा नहीं है विविधता का आधार? धर्म है, भाषा है, क्या जाति है? नहीं है, जाति विविधता नहीं बल्कि असमानता का आधार। इसका है असमानता का है। इसका मतलब आंसर आपके पास निकल करके आ गया, 3 आ गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी स्टेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, निकल तो सकता ही है ना। तो हमारा प्रयास यही होगा कि जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे लेके चलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी फॉलो करते हुए चलेंगे। एक्चुअल मकसद एनसीईआरटी का यही है। बुक की रीडिंग को पढ़ लेना केवल उद्देश्य नहीं है,
इसलिए ये क्वेश्चन पर अधिक फोकस हम लोगों का होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। अब आगे चला जाए इससे। अब ये पूरा जो पॉइंट है इसमें कहीं कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको हम लोग पढ़ें। इसमें केवल ये बताया गया है कि अलग अलग चित्र के सहारे ये बताया गया है कि विविधता कैसी होती है। किसी का ड्रेस कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है ना। किसी के बाल रखने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। यही सभी विविधता के पहनावे, रहन सहन, त्योहार, तीज, ये सब विविधता के लक्षण होते हैं। चित्र के माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। अब जब आगे के पॉइंट पे हम लोग आते हैं तो ये क्या कह रहा है कि एक कहानी दो समीर की, और उस दो समीर की कहानी से निष्कर्ष निकला विविधता का, और क्या, और निकला असमानता का। कैसे निकला? तो कहानी की शुरुआत में यही बताया गया है मुख्य रूप से, छोटा सा पॉइंट, कि एक समीर नाम का वन और समीर दो समीर हैं। एक समीर जो है ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, और दूसरा बिल्कुल अनपढ़ है, दूसरा बिल्कुल अनपढ़ है। ठीक है। जो पढ़ा लिखा है वो एक्चुअली में कहीं काम करता है, ठीक, और अनपढ़ जो है ये सड़क के किनारे क्या करता है? सड़क के किनारे ये अखबार बेचता है, अखबार बेचता है, ठीक है, बेचता है। इसकी भाषा मुख्य रूप से इंग्लिश है, हालांकि थोड़ी बहुत हिंदी ये भी बोल लेता है, और ये बेचारा इंग्लिश जानता ही नहीं है, ये केवल हिंदी ही बोलता है। कहानी ये कहती है, लेकिन आवश्यकता जब होती है किसी चीज की, तो आवश्यकता के कारण से कोई बैरियर नहीं बन सकता। भाषा, काम, पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ होना, ये नहीं बन सकता है। तो क्या होगा? दोनों ने आपस में बातचीत किया। आपस में बातचीत के बाद एक दूसरे के तहत इन लोगों ने जाना कि क्या है नहीं है, ये कहानी कह रहा है। और अंत में कहानी ये भी कहती है कि एक दिन ये पता चल गया कि जो पढ़ा लिखा समीर है वो किसी और धर्म का है, जिसके बारे में कहानी कुछ नहीं कह रहा। लेकिन ये जो समीर जो अखबार बेच रहा है ये एक्चुअली में एक धर्म का है, जिसको डिस्क्लोज कर दिया एनसीईआरटी ने, और वो मुस्लिम धर्म का है। और कैसे बताया? कि मेरठ में एक जगह दंगा हुआ है, वो दंगे हिंदू और मुस्लिम के दंगे हुए हैं, और मैं चूंकि एक मुस्लिम समीर हूं, पता नहीं मेरे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ है। ये चिंता उसे थी, उस बच्चे की, जो बताया इसने इस समीर को। अब इसमें से क्या निकल के आया? अलग अलग धर्म, ये विविधता का कारण। लेकिन पढ़ा लिखा इसका होना और इसका अनपढ़ होना ये एक्चुअली में असमानता का कारण है। क्योंकि ये जो समीर नंबर 2 है ये स्कूल नहीं जा पाया। स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि इसके पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, है ना। ये गरीबी में गुजरा इसका जिंदगी। ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है, किसी भाषा को, केवल अपनी बोलने वाली भाषा जो हिंदी है वही ये जान पा रहा है सही से, है। तो यहाँ पर असमानता भी दिखा दिया कि ये असमानता है, और ये दिखा दिया धर्म के आधार पे कि ये जो है विविधता भी है। तो एनसीईआरटी की खासियत यही है कि एक ही कहानी में दोनों बातों को ये दिखाता है, असमानता भी, विविधता भी। ठीक है, ये पॉइंट है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहानी आगे चल के इसी बात को बताती है जिस पर मैं अब आ रहा हूं, और वो कुछ इस तरह की है कि ये कहानी कंप्लीट हुई, और कहानी जब कंप्लीट होती है तो यहां पर क्लियरली सांप्रदायिक दंगे की चर्चा होती है अंतिम कहानी में, और उसमें बताता है कि मैं मुस्लिम समीर हूं। ठीक है, यह इस प्रकार से पूरी कहानी आगे बढ़ती है, और इसका निष्कर्ष क्या अभी बताया? समीर 1 और समीर 2 में कोई अंतर तो बता दिया मैंने, है ना। लेकिन उस अंतर के कारण से जब आवश्यकता लोगों की हो तो वो समाप्त हो जाती है और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट्स था। अब इसके आगे की कहानी कहती है क्या कि आगे की कहानी ये कहती है कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है। समीर 1 हिंदू है, समीर 2 मुसलमान है। धर्म के आधार पर ये विभेद है, विभिन्नताएं हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू होते हैं। जिस पॉइंट को मैंने उस समय उठाया था वो एक्चुअली में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, ये सभी किसके पहलू? ये विभिन्नताएं विविधता के ही पहलू होते हैं।
ठीक है। इसको तो एक तो पॉइंट ये कि जो मैंने वहां पे बताया था यहां पे मेंशन है। अब आगे चलिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अब आगे ये है कि अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। यही कई अन्य दो जो अन्य मामले आ गए, उसी अन्य मामले में आया कि एक खा नहीं सकता, एक जो है स्कूल नहीं गया क्योंकि गरीबी में उसका समय गुजरा, एक दूसरा ठीक ठाक है, अमीर है। तो ये अमीर और गरीब की जो कहानी है, ये दूसरा पहलू है, यही असमानता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में कह रहा है समीर एक स्कूल में पढ़ाई की, समीर दो अखबार बेचता था, उसे स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। तो इससे निष्कर्ष क्या एनसीईआरटी का बुक निकाल रहा है? निष्कर्ष ये निकाल रहा है कि यह विविधता का रूप नहीं है। कौन? किसकी? एक का एक जो है भोजन, घर, कपड़े की जरूरत भी पूरी नहीं हो रही अखबार बेच के, इन चीजों की जरूरत की पूरी नहीं होना, ये गैर बराबरी है दूसरे की तुलना में जिसको सब कुछ मिल रहा है। और ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। और गैर बराबरी का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन है। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला? अगर क्वेश्चन आएगा कि गैर बराबरी में क्या क्या शामिल हो सकता है, गैर बराबरी में क्या शामिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ये कह रहा है। सबसे पहले ही से उठाइए, क्या? अवसर, जमीन, पैसे या संसाधन, संसाधन, और चौथे नंबर पे धर्म। तो समझ में आया? धर्म गैर बराबरी का कारण नहीं है ना। गैर बराबरी में क्या शामिल नहीं होगा? अवसर शामिल होगा, जमीन शामिल होगा, पैसे संसाधन शामिल होंगे, लेकिन धर्म इसमें शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि धर्म तो विविधता का पहलू है ना। ये गैर बराबरी या असमानता का पहलू नहीं है। गैर बराबरी को ही हमने असमानता वहां पे समझाया था। ठीक, तो यहां पर समझ में आ गई बात कि क्वेश्चन कहां से निकल के यहां आ सकता है। तो क्वेश्चन जो निकला वो निकला क्या? धर्म जो है वो गैर बराबरी में नहीं शामिल होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, केवल दिमाग लगाना है वहीं पर, ज्यादा इधर उधर नहीं लगाना है। और इसमें एक्चुअली में क्या है? अवसर, जमीन, पैसे या संसाधन, केवल यही शामिल होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं होता है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये लोगों के बीच असमानता है। इसका मतलब गैर बराबरी को हम असमानता भी कह सकते हैं, असमानता भी कह सकते हैं। तो असमानता के रूप में क्या आएगा? ये तीनों वहां से निकल कर आएंगे। ठीक है, असमानता का जो रूप है उसमें से क्या होगा? ये तीनों निकलकर आपके सामने आएगा। तो ये पॉइंट पहले मैंने बता दिया था कि असमानता का आधार क्या क्या हो गया। असमानता या गैर बराबरी का जो आधार है वो हो गया अवसर, जमीन, पैसे, संसाधन, है ना, ये सभी हो गए। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? जाति व्यवस्था, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, यह भी असमानता का एक और उदाहरण होता है। कौन? जाति व्यवस्था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये जो जाति व्यवस्था है ये खुली व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है, ये बंद व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है। तीसरी, खुली या बंद, खुली तथा बंद दोनों है। और चौथा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा? आंसर यही होगा कि ये कौन सी है? एक बंद व्यवस्था है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा वो अपने पूरे जीवन में चाहे कुछ भी लक्ष्य हासिल कर ले, अपनी जाति को बदल नहीं सकता है, वो उसी जाति में सब दिन रहेगा। जाति का सिस्टम यही कहता है। तो बंधी व्यवस्था हुआ ना, एक बार जिस जाति में जन्म लिया अब उसी के अंदर बंद हो गया, वहां से खुल के जा ही नहीं सकता है ना। तो जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था होती है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण होता है। अब इसने क्या कहा? इसने कहा कि इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया, जाति के नाम पर बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि जाति का आधार था काम का बंटवारा, जाति का आधार था काम का बंटवारा। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट आ गया कि जाति का आधार, आधार हमारे देश में क्या है? हमारे
देश में क्या है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या इसका आंसर होगा यहाँ के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन जो है जाति का जो आधार है वो हमारे देश में क्या है? धन। दूसरा धर्म। तीसरा कार्य। कार्य। और चौथा धन, धर्म, कार्य, या चौथा पॉइंट रहेगा लोकतंत्र। कोई मतलब बनता है? सिंपल आंसर क्या? कार्य ही विभाजन है जाति का हमारे देश में। एनसीईआरटी इस बात को कह रही है कि भारत में जो जाति जो बनी उसका आधार काम ही था। अलग अलग काम करने वालों के लिए अलग अलग जातियां बन गई, है ना? अलग अलग जाति बन गई। लोहार का जो काम करेंगे, लोहे का कारोबार उनको, या लोहे के हथियार बनाने का काम लोहार कहलाएंगे। मिट्टी वाले काम, मिट्टी का बर्तन बनाना, ये सारे काम वो कुम्हार कहलाएंगे, है ना? कपड़े साफ करने वाले उनको धोबी के नाम से जाना जाएगा। इनकी अलग अलग जातियां होगी। तो काम के आधार पे, अच्छा एक बात और कह रहा है, लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे, इसी को तो बंद व्यवस्था कहते हैं। इसी से तो क्वेश्चन निकल कर आया है ना? तो क्वेश्चन यहां से निकल सकता है क्या? उसे बदला नहीं जा सकता है, वो ऐसा ही रहेगा। ये एक क्लॉज सिस्टम है, एक बंद व्यवस्था है। तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहां से यहां से निकलेगा और कैसे इसको हम लोग को हैंडल करना है। आगे देखिए, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? उसके पास संसाधन की कमी थी, ठीक है, उसके पास कुछ था नहीं, तो ये असमानता का लक्षण था। ठीक, अब यही बात यहां पे बताया जा रहा है कि जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेगा उसी का काम करेगा। दूसरा कोई व्यक्ति जो है अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। ये पहले की बात थी, अब तो खैर चेंज हुआ है। पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। तो गैर बराबरी पैदा इसी कारण से हुई ना, क्योंकि जाति क्लॉज व्यवस्था थी। अगर ये बंद के जगह खुली व्यवस्था होती तो क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं हो सकता था, है ना? इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो गैर बराबरी पैदा हुई जाति व्यवस्था के कारण से भी, और जाति व्यवस्था में काम के विभाजन के कारण से भी, है ना? एक जाति के लोग एक ही प्रकार के काम करेंगे, दूसरे काम को सीखेंगे नहीं। जब सीखेंगे नहीं तब तो उनकी प्रतिभा को रोक दिया गया, सीखने से उनको मना कर दिया गया। ये सभी बातें असमानता या गैर बराबरी की ओर इशारा करती है। तो किस प्रकार से जाति व्यवस्था असमानता को दिखाती है, इसकी चर्चा इस बुक में यहां पर की गई है। अब जरा आगे चलिए, आगे का पॉइंट क्या कहता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अब पॉइंट वहां से आगे चला आया, विविधता और असमानता के बीच की जो लड़ाई थी वो तो हो गया, उस पे सारी पॉइंट्स आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि विविधता अगर मान के चलें कि है ही हमारे पास, भारत एक बड़ा ही विविधता वाला देश है। दुनिया भर में कहा जाता है कि पूरे दुनिया अगर घूमना हो तो अपने देश से ही घूम लो तो पूरी दुनिया घूम जाओगे। सब जगह विविधता भरी हुई है हमारे यहाँ। तो ये हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, जीवन जो हमारा होता है उससे कैसे लाभ लेता है, क्या होता है उससे, इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल बात यह है कि अगर विविधता का आधार भाषा है, ठीक, अब अपने ही देश की बात करें, हम अगर दूसरे जगह जाते हैं, कहीं दूसरे जगह की भाषा को सुनते हैं तो हम सीखते हैं उससे, और हम अपनी भाषा दूसरों को सिखाते हैं। तो क्या हुआ, हमारा जीवन समृद्ध हुआ कि नहीं? पहले हम एक भाषा जानते थे, अब 2 भाषा जान गए। किसी तीसरे जगह जाएंगे जहाँ की तीसरी भाषा होगी, वो भी हम सीखने का प्रयास करेंगे, हम अपनी भाषा सिखाएंगे, तो 3 भाषाओं के हम जानकार हो गए। तो इससे जीवन हमारा क्या हुआ? समृद्ध हुआ। इसी प्रकार से एक अलग समूह के व्यक्ति जो कि अलग प्रकार के त्योहार मनाते हैं, उसमें अगर हम खुद जाते हैं, हमारा अपना एक समुदाय है, उस त्योहार से हम कुछ सीखते हैं, अपने त्योहार के पर किसी को बुलाते हैं दूसरे समुदाय को, तो त्योहार के बीच आदान प्रदान होता है विचारों का, त्योहार के बारे में जानकारी मिलती है, और ये क्या करता है, ये त्योहार भी हमें समृद्ध करता है, कई सारी बातें हमारे सामने उभरती है। तो विविधता भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर, चाहे किसी अन्य आधार पर भी हो, वो हमेशा हमारे जीवन को समृद्धि करेगी, क्योंकि विविधता से हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो तो है ही, अब दूसरे जो समूह हैं उनकी तो व्यवस्था हमसे अलग है,
उनकी तो बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ठीक है, रहने सहन का तरीका, बात व्यवहार का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो हम उससे सीखते हैं, और जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी सीखता है तो उसका जीवन समृद्ध होता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही है। कुछ इंक्रीज हुआ मतलब प्रॉस्पेरिटी आई, है ना, समृद्धि आई। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि विविधता जो होता है वो समृद्धि को ही जन्म देता है। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो एक्चुअली में क्या हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। ये एक फंडामेंटल लाइन निकल कर आया कि विविधता से जीवन समृद्ध होता है, समृद्ध होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कहीं भी क्वेश्चन अगर आएगा विविधता से और उसमें ये वाली लाइन अगर लिखी होगी, थोड़ा अलग तरीके से भी लिखा होगा, तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि विविधता जीवन को समृद्धि करती है। जितनी ज्यादा विविधता होगी एक व्यक्ति उतना ज्यादा अलग अलग चीजों को सीखेगा और जीवन उसका समृद्ध होगा। आगे चला जाए। आगे की पॉइंट में क्या है देखिए, ये कह रहा है कि कैसे विविधता जो है आगे बढ़ के कार्य करती है, जीवन को समृद्ध करती है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट है, देखिए ये कह रहा है कि आप अगर कोई कहानी लिखना चाहते हैं, ठीक, कोई कविता लिखना चाहते हैं, और आप जहां रह रहे हैं वहां पे कहानी और कविता लिखने के लिए बहुत ज्यादा विकल्प आपके पास नहीं है। जैसे आप जंगल में हैं तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उन पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं क्योंकि सब में वैरायटी अलग अलग है, वहां तो लिखा जा सकता है। लेकिन आप उस जगह पे हैं जहां पे कि एक जानवर आपके साथ है, एक पौधा है, तो आप उसी जानवर या पौधे के बारे में कुछ सोच के लिखेंगे, बाद बाकी तो आपके पास कोई जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए विविधता जो होती है जितना ज्यादा होगी, है ना, उतना ज्यादा हमारे पास विकल्प बनेगा। वही पॉइंट था जो हमने अभी एक्सप्रेस किया था अभी आपको, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट है कि भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, और विभिन्न प्रकार के धर्म का पालन करते हैं। कितने पॉइंट्स आ गए? भाषा हमारी विभिन्न है, हमारी जो भाषा है वो विभिन्न है, त्योहार हमारा अलग है, खाना हमारा अलग है ना, और धर्म हमारा अलग है। ये भारत में ये स्थिति है। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब बात को समझिए, अंतिम पॉइंट ये क्या कह रहा है कि त्योहार मनाते हैं। त्योहार में क्या होता है? जीवन की खुशी यही होती है। तो अगर त्योहार हमारे देश में हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति मनाए, सिख धर्म का कोई व्यक्ति मनाए, या फिर मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति बनाए, एक्चुअली में वो क्या चाहेगा, क्या करेगा? वो तो केवल इतना ही चाहेगा ना कि जीवन में जो है हमारी खुशी हो। वो खुशियों का इजहार करेगा। करने के तरीके अलग अलग होंगे अलग अलग धर्म में। तो काम लोग एक ही कर रहा है ना, तरीके अलग अलग हैं, यही विविधता है। खाना सब लोग खाते ही हैं, लेकिन वो खाना उत्तर भारत का कुछ और होता है, दक्षिण भारत का इडली डोसा बन जाता है, उत्तर भारत में चावल रोटी खाया जाता है। काम तो खाना खाना ही है, लेकिन उसको खाने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। कोई केले के पत्ते पे खाना कहीं मिलता है खाने के लिए, खाने का व्यंजन अलग अलग होता है, ठीक। धर्म का पालन भी वही है। धर्म का सीधा मतलब होता है ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर से प्रार्थना करना, ईश्वर के अंदर, अल्लाह के अंदर अपने आप को झुकाना। अब अलग अलग धर्मों में करने का तरीका उसका अलग है। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, है चीज वही, लेकिन उसको करने के तरीके अलग हैं। तो कुल मिला के विविधता का मतलब यही होता है कि हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके क्या होते हैं, अलग हैं। यही एक्चुअली में क्या है, विविधता है। यही क्या है, विविधता है, ठीक है। तो भारत की विविधता अगर देखें तो किससे डिसाइड होगी? क्वेश्चन अगर इसमें से निकल के आया कि भारत में विविधता का निर्धारण, मैं यहीं से क्वेश्चन बनाता हूं एक, भारत में विविधता का निर्धारण होता है अगर ये पूछ रहा है कि भारत में विविधता का निर्धारण होता है, नंबर 1 भाषा, नंबर 2 जाति, नंबर 3 आपके पास खाना, है ना, नंबर 4 वस्त्र यानी पहनावा ओढ़ावा, ये ठीक। तो निर्धारण होता है। और 5वें नंबर में है एक से अधिक। तो क्या करेंगे आप? एक से अधिक।
तो क्या निकलेगा आंसर? बहुत सिंपल, विविधता का निर्धारण भाषा से भी होता है, खाना से भी होता है, वस्त्र से भी होता है, धर्म से होता है, जाति से नहीं होता है। ये नहीं लगेगा, जाति नहीं लगेगा। जाति विविधता को नहीं बल्कि सीधे सीधे असमानता को अपने आप से जोड़ती है, जाति असमानता से संबंधित होती है। इतनी बातों को तो ध्यान में रखना है ना, ये पॉइंट्स हैं। ठीक, तो विविधता का निर्धारण इन सब चीजों से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप इसका प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाए, क्लियर हो जाएगा कि प्रार्थना या इबादत करना, ठीक है, गाना गा के भी हो सकता है, ठीक है, नवाज के माध्यम से भी किया जा सकता है, मंदिर में पूजा अर्चना करके की जा सकती है। 2 तरीके तो हो गई है। अलग अलग तरीके से जो है ये विविधता को बताया जा रहा है ना, कि किस प्रकार से विविधता निर्धारित होती है, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। ठीक है, जैसे ये वाला जो की पॉइंट है, एसटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहना, झारखंड के आदिवासी एक दूसरे को क्या नाम देते हैं? जोहार। ये की पॉइंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस यहां से निकलते हैं, जोहार, ये याद रखना है। झारखंड के आदिवासी, मणिपुर में औरतों का एक ड्रेस होता है जिसको क्या कहते हैं? फनैक कहते हैं। फनैक नाम का एक ड्रेस मणिपुर में औरतों को पहनना होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक, बिरयानी की जहां तक बात है, इसमें मीट या सब्जी मिलाया जाता है। चावल में, चावल को पकाते समय अगर इन दोनों चीजों को मिला के पकाया जाए तो उसको बिरयानी शब्द के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कुछ की वर्ड्स ऐसे हो गए, जैसे फनैक हो गया, है ना, फनैक हो गया, जैसे जोहार हो गया, जोहार हो गया, जैसे यहां पर बिरयानी हो गया। ये सभी से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको छोड़ना नहीं होता है, इसको जो है ध्यान रखना होता है ना। यही तो एनसीईआरटी का सारा खेल है जो हम लोगों को देखना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विविधता को हमने यहां पर एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये विविधता का निर्धारण कैसे होता है, यानी विविधता जो है ये अस्तित्व में आती कैसे है, अस्तित्व में कैसे आती है। मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भारत एक देश था तो इसमें एक ही धर्म होता, एक ही प्रकार की भाषा होती, सब लोग एक ही प्रकार का ड्रेस वगैरह पहनते। ऐसा नहीं हुआ, है ना, सब कुछ अलग अलग यहाँ पे है। तो आखिर अलग अलग जो है इसके पीछे कुछ कारण, कुछ रीजन तो होगा, तभी तो अलग अलग ये होगा, ऐसे तो अलग हो नहीं सकता है। तो वो कारण एक्चुअली में क्या होता है, वो कौन से कारण हैं जो विविधता को जन्म देते हैं और जिसके कारण से वो विविधता जन्म लेती है और धीरे धीरे फिर विकसित होते होते अपना बड़ा रूप धारण करती है। 2 पॉइंट्स हैं। एनसीईआरटी का जो टॉपिक है आपका ये कहता है कि विविधता के 2 ही पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है जो विविधता को बढ़ाने का काम करता है, उसमें एक पॉइंट होता है ऐतिहासिक। क्या होता है? ऐतिहासिक। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है भौगोलिक। भौगोलिक एक ज्योग्राफिकल होता है और एक हिस्टोरिकल होता है। ये की पॉइंट बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि विविधता का जन्म या विविधता में वृद्धि, विविधता का गहरा होना, विविधता का समृद्ध होना किन 2 कारण से हो सकता है। तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। और वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है ऐतिहासिक और भौगोलिक। ये 2 महत्वपूर्ण कारण है जो बुक कह रहा है, आगे वो मिल जाएगा आपको। वो 2 कारण हैं जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से विविधता उत्पन्न होती है। ठीक है, या विविधता जन्म लेती है, विविधता यहां पर क्या होती है, समृद्ध होती है। ठीक, ये जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि करीब 2-2.25 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार आधुनिक तरीके नहीं थे आने जाने के, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तरीका अलग था। तब कैसा तरीका था? यात्रा करने के क्रम में किसी एक जगह उनको रुकना होता था, और जब वो वहां पे रुकते थे तो जिस जगह पे रुक रहे हैं वहां पे पहले से ही कुछ लोग हैं, उनका अपना तरीका अलग है, उनका खाना अलग है, पीना अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है। अब ये वहां पे गए एक अलग तरीके से। अब क्या हुआ कि दोनों लोग आपस में नजदीक आए, दोनों समूह के, जो पहले से वहां थे और जो गए यहां से। इन्होंने अपनी कुछ चीजें उनको सिखाई, उनकी कुछ चीजों को इन्होंने सीखी, और इस प्रकार से क्या हुआ कि विविधता में थोड़ी सी वृद्धि हुई। और यह घटना लंबे समय तक चली, हजारों सालों तक। और इन हजारों सालों के कारण से विविधता जो है ये बढ़ती चली गई।
तो ये ऐतिहासिक यात्रा ही तो है। इसमें हो सकता है कि ऐतिहासिक कारण नहीं पूछ के ऐतिहासिक यात्रा कह दे। ऐतिहासिक यात्रा भी विविधता का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है ना, ऐतिहासिक यात्रा। तो उस कंडीशन में वो आज के टाइम का हवाई जहाज नहीं था तो पानी के जहाज में जाते थे, घोड़े ऊंट पर बैठकर जाते थे, लंबा समय उनको लगता था, है ना, पैदल चलकर जाते थे। उस स्थिति में देखा जाता है कि इस यात्रा में यात्रा करते क्षण क्यों थे? ये यात्रा खेती, बसने के लिए नई जमीन की तलाश या फिर व्यापार, 3 पॉइंट है। जो ऐतिहासिक यात्रा है उसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ऐतिहासिक, देख रहे हो, जो यात्रा है उसके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है खेती, दूसरा पॉइंट है जमीन की खोज, तीसरा पॉइंट है व्यापार। व्यापार, ये 3 कारण से ऐतिहासिक यात्रा होती थी। क्वेश्चन तो यहां से भी निकल सकता है ना, कि ऐतिहासिक यात्रा का कारण क्या था, निम्न में से कौन सा कारण नहीं था, है ना। ये घूमना फिरना कारण नहीं था, स्पष्ट लिखा हुआ है बुक में। उस समय घूमने के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, है ना। तो इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक रह जाते थे, क्योंकि उनके पास साधन तेज वाला नहीं था तुरंत में यहां से वहां पहुंचने का। इसके अलावे सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। अब 2 पॉइंट इसमें से कौन कौन सा आ गया? सूखा और अकाल, ये 2 पॉइंट आ गए। 3 हुआ, चौथे नंबर पे आ जाएगा क्या? सूखा। 5वें नंबर पे आ जाएगा क्या? अकाल, है ना। ये 5 पॉइंट्स आपके पास आता है, ठीक। और इसके कारण से क्या होता था, अब तो आगे की कहानी आपको पता ही हो गई, ठीक है। कुछ लोग, अच्छा इसमें एक और भी दिया हुआ है कि उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वो नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। यहाँ 2 कारण और दिया गया है प्रवास का, एक जगह से दूसरे जगह यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा। 6 नंबर में क्या आ गया है? 6 नंबर में आता था काम की तलाश, और 7वें नंबर में आता थी लड़ाई। यानी काम की तलाश और 7वें नंबर में आ गई आपके पास लड़ाई, है ना, लड़ाई। तो इन सब कारण से ऐतिहासिक यात्राएं हुआ करती थी। और उस ऐतिहासिक यात्रा में जो मैंने बताया, जब लोग एक जगह जमा होते थे तो आपस में अपने आप को एक्सचेंज करते थे, अपनी भाषा, धर्म, खान पान, इन सब चीजों को, और वही विविधता को क्या करता था? बढ़ाने का काम करता था। स्पष्ट है, नई जगह में बसना शुरू करते थे तो रहन सहन में थोड़ा बदलाव आता, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में, अपनी वो चीजें नई जगह की अपनाते थे, कुछ चीजें पुराने ढर्रे पर ही चलती रहती थी। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। और यही संस्कृति और इसमें आदान प्रदान धीरे धीरे एक मिलीजुली संस्कृति के रूप में सामने आती थी। मिलीजुली संस्कृति के रूप में क्या आती थी? ये सामने आती थी, और यही विविधता को बढ़ाने का काम करती थी। यही विविधता को क्या बढ़ाने का काम करती थी, है ना। तो कुल मिलाजुला के कंक्लूजन आपका जो निकला वो यही निकला कि पूरे जो शुरुआत जो मैंने की थी चैप्टर की, कि सब में कंप्लीट में विविधता के बारे में ही बताया गया है। विविधता कैसे, विविधता क्या, विविधता का उत्पन्न होना, पूरे कहानी का सार एक्चुअली में यही है, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम दूंगा, रोकूंगा, ठीक है। फिर भी एक बार याद दिलाते हुए कि जो इस एनसीईआरटी बैच का जो ऑफर है 15 अगस्त और 16 अगस्त को है, और ये एक तरह से फाइनल जो प्रिपरेशन होती है उसमें बची खुची चीज़ें और जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, खास करके 6 to 8, 9, 10th के लिए, और पीआरटी के लिए फैक्ट्स बेस्ड जो भी पॉइंट्स होते हैं, इनको लगभग वो कंप्लीट कर देगा। ज़्यादा गुंजाइश यही बनती है कि बहुत कम आपके पास कुछ बचेगा। तो आप अगर चाहते हैं तो इस तरह से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कल तक का ऑफर है, उसके बाद तो फिर कॉमन चलेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बैच है। 10 बजे से 11:30 बजे सुबह में ये बैच का टाइम रखा गया है पॉलिटी का, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।